Hello friends, welcome to my YouTube channel. So today I am going to discuss here first paper of CTET. So I hope you have find the answer key in all these questions. So I will discuss one by one questions, answers. Whatever the question I found, answers I will tick here. ठीक है, सो आप देख लीजिएगा. चलिए पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से फोर्थ ऑप्शन सही होगा, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए. ये मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी डिस्कस कर रही हूँ, इसमें 5 सब्जेक्ट डिस्कस करूँगी, तो आप देखते रहिए. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार के सुसाध्य किया जाता है? इसका आंसर होगा सही, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? इसका सही आंसर होगा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग. ठीक है, आप किसी भी आंसर पर टिक मत जाइए, ये मैं डार्क यहाँ पे कर दे रही हूँ. ये सही आंसर होगा हमारा सेकेंड आंसर. ठीक है. फोर्थ में चलते हैं, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? इसका सही आंसर होगा फोर्थ, अपसारी चिंतन. ठीक है. नेक्स्ट चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 4, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है. नंबर 4 सर सही होगा इसका. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अधिगम की प्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? सही आंसर होगा इसका फोर्थ, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्मिंदगी. इसका सही आंसर होगा फोर्थ, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. 9 क्वेश्चन है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं. फर्स्ट आंसर हमारा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार रहे हैं. थर्ड नंबर हमारा सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? इसका सेकेंड आंसर सही होगा, अन्वेषण और संवाद. नेक्स्ट है 12th नंबर, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए. हमारा थर्ड नंबर सही होगा. नेक्स्ट है 13, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार की प्रगति कर सकती है. लेव वायगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, स्वनियमन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए. ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है. लेव वायगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है. आंसर नंबर 4 ऑप्शन सही होगा इसका, अधिगम के लिए पाण आधारभूत संरचना का काम करेगी. क्वेश्चन नंबर 18 है, एक खेल प्रक्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा. यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं. पिता का यह कथन क्या है? ऑप्शन थर्ड सही होगा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में, पहला ऑप्शन इसका सही होगा, ज्ञान की संरक्षण के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. 20 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है. किस चरण को दर्शाता है? अमूर्त प्रथागत इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं. ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है?
इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, विचार या सोच में केंद्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर 4, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा, विकास बहुआयामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सांस्कृतिक उपकरणों पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर 6, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं, स्कीमा या मनोबंध। ऑप्शन सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 7, एक समावेशी कक्षा में पर जोर देना चाहिए, किस पर जोर देना चाहिए? ऑप्शन सेकंड होगा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर 8, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर 9, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? ऑप्शन 3, सांवेदिक मूर्त और अमूर्त के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ऑप्शन सेकंड है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हमारा मैथमेटिक्स का आ गया है, तो मैथमेटिक्स पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 31 नंबर, क्या है? गणित के प्रशिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसके प्रभाव की संभावना न्यूनतम होती है? इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा, छात्रों के गलत उत्तर के पूरा हल देना। सो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं। यह वैन हिल के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? स्तर क्वेश्चन ऑप्शन फोर्थ सही होगा, स्तर 1 विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33, किन्हीं दो संख्याओं का पूर्ण वर्ग का योग एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। इसका होगा संवरक गुण, यानी कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा, ये होगा हमारा आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, सो ये हमारा आइडेंटिटी लॉ होगा। क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं, गणित के शिक्षण अधिनियम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा 4 सही, गणितीय ज्ञान की रचना में सांस्कृतिक और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है 35, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों सही होगा, संख्याओं की अंतःदर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और बी ऑप्शन हमारा होगा, संख्यकों को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 3, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना। नेक्स्ट चलते हैं 37, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड होगा, गणित में विचारों के सही संचालन के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचना यानी दिक् स्थान समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं? तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा, चौपड़ आकृतियों को पहचानने की। नेक्स्ट है 39, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्न में से एक अत्यंत उपयुक्त क्या है? किजनियर क्षणें। अगर आपको समझ में आ रहे हैं आंसर तो प्लीज़, अगर आप हमारे नए हैं चैनल पे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रयोग निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? तो ऑप्शन 3 इसका होगा, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, ये इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 41, शुद्ध कथन को पहचानिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, किसी आकृति का आकार उसके परिमाण का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 है, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। इसका ऑप्शन 3 सही होगा, बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, इसमें कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, बच्चों की समझ सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भाजफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है, यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी? हम सभी जानते हैं भाजक बराबर भागफल गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है।
तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे आप भाजक कह रहा है कि भागफल का 5 गुना है, तो भागफल का 5 गुना यानी भाजक को हमें 5 गुना करना है और भागफल जो हमारा क्या ये शेषफल का 2 गुना हो जाएगा, यानी भागफल हमारा शेषफल का 2 गुना है, यानी कि ये 10 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे संख्या को, 10 × 2 + 5 हो जाएगा, यानी कि हमारा 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, पहली 3 क्रमागत संख्या का योग क्या होगा। तो अगर हमारी 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 दे रहा है तो हमें पूछ रहा है कि पहली 3 क्रमागत संख्या का योग क्या होगा। तो आप ऐसे ही क्रमागत संख्या का योग लिखेंगे 2 3 4 5 6, इस तरह से हम पहली 3 क्रमागत संख्याओं का योग हम ले रहे हैं 20, पहली 5 क्रमागत संख्या का योग हम 20 ले रहे हैं, को जोड़ लेंगे और इस तरह से इसका आंसर जो है कैलकुलेट कर लेंगे, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 46 है। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है, यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया जाए, इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। एक हमें तार को कह रहा है कि आयत के रूप में मोड़ना है, तो आयत के रूप में हम मोड़ देंगे तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 16 सेंटीमीटर की है। इसका हम क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लेंगे और 16 × 16 पहले इस तार का निकालेंगे, तो तार की जो भुजा होगी वो 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी, तो इसका एरिया जो होगा वो हमारा 144 हो जाएगा, यानी ए हमारी भुजा कितनी 12 सेंटीमीटर की, हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, हमें इस आयत के रूप में मोड़ना है, तो हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ से हम निकाल लेंगे, और क्योंकि आयत का क्या होता है, तो हमें आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई निकालना है फॉर्मूला, तो यहाँ से हम अप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 47 है। निम्नलिखित प्रश्नों भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः कौन सी है। तो पहली भिन्न और सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः कौन सी, यानी हमें क्रम रूप में बताना है कि कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो 5/6 और 3/4, 1/2 दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है। तो इसमें हमारी सबसे बड़ी भिन्न जो है हम यहाँ से देख लेंगे, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी भिन्न हमारी बड़ी होगी। ठीक है, तो ये जैसे हमने 5/6 को डिवाइड किया, तो 6 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 0.83 जाएगा, और इसको 3/4 को करेंगे तो 0.75, 1/2 0.5 हो जाएगा, 2/3 को करेंगे तो 0.66 और 3/5 को करेंगे तो 0.60, यानी कि हमारे पास सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी आ गई 0.83 और 0.75। ठीक है, तो ये हमारी दोनों जो हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की दूरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। तो आपको यहाँ देखना है कि 8:30 AM से 15 मिनट वो पहले पहुंची, यानी 8:15 पे पहुंची, और 8:30 से 15 मिनट पहुंची, यानी 8:15 पे वो पहुंची। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि आधा घंटा वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। ठीक है, तो सहकर्मी से आधा घंटा पहुंचे हुए जो गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा, 40 मिनट की देरी से पहुंचा, यानी कि जो ये है जो गोष्ठी का निर्धारित समय जो था वो क्या था 8:05 था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 49। 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार में विभाजित किया जाता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल का जो है वो 48 स्क्वायर हो। तो इसका मैंने मतलब है कि एक छोटे वर्ग है उसको कितने तरीके से हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं कि उसका क्षेत्रफल जो है टोटल जो परिणामी क्षेत्रफल है इनका वो 48 सेंटीमीटर का, यानी हर जितने भी वर्ग को हम सेट कर रहे हैं अलग अलग रूप में उसको सबका क्षेत्रफल जो है वो 48 आए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे करना है, हमें 1 को 48 से करेंगे तो 48 आएगा, 2 को 24 से अगर करेंगे तो भी 48 आएगा, 3 को 16 से करेंगे तो इस तरह से हमें इस वैल्यू को एडजस्ट करना है जिससे कि हम इनका मल्टीप्लाई करें, जो हमारा परिणामिक जो क्षेत्रफल आए वो 48 सेम रहे। तो यानी इस तरह से हम पे किया, तो यहाँ पे क्या आ गया इसका 5 हमारा फर्स्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। तो इस तरह से देखना है कि पूछना है कि विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरे से रूही का 19वां स्थान है। ठीक है, तो उस कक्षा में उतने छात्र उपस्थित, कितने छात्र उपस्थित होंगे। तो 19 छात्र हैं, 19 में से हम क्या करेंगे, अपने इधर से भी 19 है उधर से भी 19 है, तो 19 19 38 हो जाएगा, और इसमें से एक माइनस कर देंगे तो 37 हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा दाएं स्थान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 51। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, संख्या क्या होगी। इसकी संख्या का
हमारा आंसर 63 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विभिन्न स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री वस्तुओं के नीचे दी गई हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्रेयॉन का एक पैकेट है वो 15 रुपये 50 पैसे का है, पेंसिल का एक पैकेट है वो 14 रुपये का है, स्केच पेन का पैकेट है वो 22 रुपये 50 पैसे का, और कैंची का पैकेट जो है वो 17 रुपये का, और रबड़ का जो है वो 2 रुपये दिया हुआ है। चमकीले कागज की परत का दिया हुआ है शीट। आई होप मुझे ज़्यादा। तो फ्रेंड्स आगे होगा हमारा सजावटी स्टिकर का एक पैकेट 5 रुपये का है। तो सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट स्केच पेन, एक कैंची, कागज़ चमकीले कागज़ की 5 शीटें और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। उसे कितना भुगतान करना होगा? यानी कि हमको क्या करना है, एक क्रेयॉन का पैकेट है उसका प्राइस 15 रुपये 50 पैसे यहाँ दिया हुआ है, और नेक्स्ट है 2 पैकेट पेंसिल्स के, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे। चमकीले कागज़ की 5 शीटें, यानी कि हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देना हो, और एक पैकेट सजावटी स्टिकर्स की जो 5 रुपये दिया हुआ, इन सबको ऐड कर देना है और हमारा टोटल 100 रुपये 50 पैसे आ जाएगा, हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला है एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है, तो रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना होगा? चलिए इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि 23:40 पर चलती है और जो है 1 जून को 2020 को वो 5:15 पे घंटे पे पहुँच जाती है। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पे 24 और 5 को जोड़ लेना है तो 29 हो जाएगा, और यहाँ पे हम 20 और 5 15 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हमारा 35 हो जाएगा। तो यानी हमारा 29:35 पे वो हमारी गाड़ी जो चल रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है, और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या हमारी क्या होगी? हमारी संख्या होगी 87649। ठीक है, 87649। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने दे दिया है आंसर इस तरह से करके। समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17863 पाने के लिए 8008 8088 880008 के योग में से क्या घटाना होगा? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें से इसको और इसको जोड़ लेना है हमें, जो आएगा उसमें से इसको घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमें इतना घटाना पड़ेगा इसमें, तो हमारा 1st नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है और बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी से भरे समस्त पानी का मग जो है द्वारा 50 पूर्णतः छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता कितनी होगी? तो मग की धारिता जैसे कि आप देख रहे हैं कितना हमारा 16 लीटर की धारिता की बाल्टी है। ठीक है, तो ml में इसको कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 बार में है तो 50 से डिवाइड कर देंगे इसको, 320 हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ फ्रेंड्स मैंने जितनी कोशिश करी है कि मैं क्वेश्चन का आंसर आपको दे पाऊँ, मैंने देने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारे क्वेश्चन का आंसर। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये की रावत दी। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? तो 50 रुपये का उसने भाड़ा दिया, ठीक है, और बोल रहे हैं कि कितने 258 रुपये की रावत। हाँ ठीक है, तो उससे डिवाइड करेंगे 2 आएगा यहाँ पे। अब 208 रुपये था उसके पास, 208 रुपये यहाँ पे थे। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स इसमें शायद कुछ गड़बड़ी के मैंने सही से ध्यान नहीं दिया है, तो आप इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हमारा 15 किलोमीटर होगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58 पे चलते हैं। इसका निम्नलिखित तालिका में मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषय के अंक दर्शाती हैं। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर हमें नहीं मिलेंगे तो आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। आप उसको मैं अगर जैसे मुझे मिलता है तो मैं उसको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन के आंसर मिल पाए मैंने उतनी सारी कोशिश करी है इसमें डालने की। तो चलिए चलते हैं। अंक को दर्शाती है। अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और हिंदी विज्ञान के हैं। तो मारिया और शहनाज के दोनों के मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर हमें सही कथन का चयन करना है। हमारा मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक जो है वो समान होंगे, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 59 है।
सारे टीचर से कंसल्ट करके ये आंसर मैंने टिक के रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसे से किसी जो है मैंने कर दिए हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि ये क्वेश्चन जो मैंने आंसर करे हैं ये गलत हो सकते हैं। अगर हाँ एक तो हो भी सकता है कि कहीं कोई जो है CBSE जो है थोड़ा चेंज कर दे आंसर्स को या अपनी तरीके से अपना माने आंसर, लेकिन बाकी मुझे लगता है कि सारे सही ही आंसर्स होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 59 क्वेश्चन पे। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में इनमें से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? इसका 4th आंसर सही होगा, संकल्पनाओं की अंतःदर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे चलते हैं, गणित के कक्ष में अध्यापक ने इनमें से कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। इसका आंसर हमारा जो है वो सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे A और C बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और B जो है D है सिरे वाले प्रश्न, D मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा EVS का क्वेश्चन है ये पेपर, ठीक है। तो EVS डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन 61 है। तो EVS में मानचित्रण कौशल क्या है? सेकेंड इसका ऑप्शन सही है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करना है, ठीक है। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना है, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 62 है, कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है हो सकता है? तो इसका होगा उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करा, और मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है एक ही है कि वह, फर्स्ट ऑप्शन हमारा होगा, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग में लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 64 आंसर है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के EVM के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने में क्या शामिल उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इस इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करना। यह शिक्षार्थियों को उनकी अवलोकना के रिकॉर्डिंग में सुधारने में मदद करता है, और यह शिक्षार्थियों को कुछ 100-1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना जो है करने में मदद करता है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड ABC तीनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते 65 पे, EVM की एकीकृत प्रकृति सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन होगा, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। नेक्स्ट चलते हैं 66, निम्नलिखित में से क्या EVM में अवलोकन का आकलन का एक व्यापक संकेतन नहीं है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, अवधारणा मानचित्रण। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 67, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हमारे क्वेश्चन। सो नेक्स्ट चलते हैं 68, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिससे सीखने को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। इनसे कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्यों के लिए ठीक होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं 69 क्वेश्चन की तरफ। इकरा अपनी शिक्षार्थियों को EVM में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार में जोड़ने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, नीचे दिए गए कौन से राज्यों में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? सो झारखंड फ्रेंड्स, झारखंड होगा जो तोरांग का अर्थ जो है वो जंगल वहाँ पे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 71, आपका घर X पर स्थित है, यानी किसी जगह का नाम है, मतलब किसी प्लेस को आपने रिप्रेजेंट कर दिया है X से, तथा आपका विद्यालय जो है वो Y स्थान पर है, और यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबे सुरंग पथ को पार करते हैं, और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर की दूरी पर Y में अपने स्थान पर पहुंचते हैं, और Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ उपस्थित है? Y और X में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बट आप एक बार X और Y को लेकर के आप वैल्यूज़ को पुट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा X 100 मीटर, फर्स्ट ऑप्शन होगा 100 मीटर ठीक पश्चिम की तरफ जो है उसका घर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 72, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। कौन लाया था? इसे हमारे देश में साउथ अमेरिका से ये हमारे देश में आया था। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कोई लड़का नागरकोइल से मंडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। ये रेलगाड़ी 22:23
मिनट पे नागरकोल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 पर मनगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय करी तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी, यानी इसकी एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो हमें इसकी एवरेज स्पीड जो हमारा आंसर नंबर 4 38.5 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा, तो सही ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 74। नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के लिए सही नहीं है। मैं इसके विषय में सही बात नहीं कर रहा। कौन सी विषय है? तो थर्ड हमारा जो कह रहा है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये तो बिल्कुल सही है। ये सारे सही ऑप्शंस हैं, ये सही हमारा नहीं है। छत्ते पर केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द रॉन्ग आंसर। लेट्स मूव टू द 75 क्वेश्चन। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो हम सभी जानते हैं भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में बनाया गया था। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार करना है। ऑप्शन नंबर हमारा ए और हमारा ए, सी और डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना और हमारा जो है पानी और खनिजों को अवशोषित करना, तो ये हमारा चीज़ें जो है प्लांट्स करते हैं, जिनके कार्य जो है बिल्कुल सही हमारा ऑप्शन जो है सेकेंड ऑप्शन ए, सी और डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स मूव करते हैं 77 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक भारत का संघ यानी कि हमारा संघ शासित प्रदेश जो है वो हमारा नहीं है? तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे जो है संघ शासित प्रदेश जो है वो हमारा मणिपुर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी यूटीज़ हैं, चंडीगढ़ है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, सारी हमारी यूटीज़ बन गई हैं और एक मणिपुर जो हमारा वो स्टेट है, तो ये हमारा जो है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी नहीं है, तो मणिपुर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 78 पे। इनमें से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो हमारा बॉम्बे हाई, पश्चिम बंगाल, हम सभी जानते हैं कि बॉम्बे डिगबोई जो हमारा यहाँ पे जो है पेट्रोलियम के कच्चे तेल के उत्पादक जो हैं यहीं से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। निम्नलिखित में से पक्षियों का वो समूह हमें चुनना है जिसमें प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो बाज, चील और गिद्ध हम सभी जानते हैं कि ये इनकी दृष्टि जो है वो बहुत तेज होती है, ये जो है वो बहुत दूर की वस्तुओं को देखने में बहुत सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी हम पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। ये कस्बा अब किस राज्य में है? तो ये कस्बा जो हमारा वो तेलंगाना राज्य में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिनमें से प्रत्येक सदस्य में लौह प्रचुर मात्रा में होता है। आप सभी जानते हैं कि औला, पालक और गुड़, ये तीनों चीज़ों में हमारा जो है सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड मूव करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जूड़ियों में पाए जाते हैं, जिन्हें चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि लंबे पर इन्होंने अपना टेस्ट किया था। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल थे, हम सभी जानते हैं, जिसे पढ़ा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल थे जिन्होंने मटर के पौधों के संकर करके उनके जो है लक्षणों में एक अपना टेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड चलते हैं 83। नीचे दिए गए राज्य में ग्रामीण के लोग अपने ढालू छत वाली लकड़ी के मकान मजबूत बांस और खम्भे 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते। तो ये असम राज्य, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत भर जाता है, जिसके कारण लोग अपने घरों को जो है ज़मीन से जो है वो 3 से या 3.5 मीटर 3.5 से 3 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो ये असम का राइट आंसर हो जाएगा, नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर यानी जो गुजरात की राजधानी है और पटना जो बिहार की राजधानी की दिशाओं में क्रमशः कौन सही है? तो ये दक्षिण पश्चिम और ये दक्षिण पूर्व की तरफ बिहार की राजधानी है, तो ये हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड मूव करते हैं 80 नंबर 5 क्वेश्चन की तरफ। सो आप एक एकीकृत ईवीएम कक्षा के लिए कैसे योजनाएं बनाएंगे? तो हमारा एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, इस तरह से एकीकृत करके हम जो है पाठ की योजना का निर्माण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फ्रेंड मूव करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएम पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, उपाख्यान उपलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना। ए और बी जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट फ्रेंड मूव करते हैं 88 की तरफ। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? उसे रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करे,
ठीक है, ताकि वो उन्हें समझ सकें। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, पुनीता ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। तो ये होगा कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना था कि उनके विचार क्या और वो कैसे रूपरेखा तैयार करते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, इनमें से एक रचनात्मक आकलन के लिए संबंध में सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा? रिपोर्ट कार्ड की प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। ये हमारा जो है रचनात्मक आकलन के संबंध में इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज तो आपका प्रैक्टिस होगा नहीं, तो मैं आपको जो है हिंदी के प्रश्न जो है दिखा देती हूँ। तो हिंदी के प्रश्न भी हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा 91 क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भिन्न है? तो हमारा इसमें मित्र होगा। वीरता, मित्रता, मूर्छता एक ही जैसे भाववाचक हैं, तो ये हमारा मित्र जो होगा वो इज द डिफरेंट वन। सो वी हैव द आंसर ऑफ द नंबर 1 आंसर मित्र। नेक्स्ट फ्रेंड कहते हैं 92 की तरफ सबके प्रति दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, समान दृष्टि और व्यवहार होना चाहिए। अपने पर्याय में समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो जाहिर सी बात है हमें व्यवहार कर्मों के अनुसार फल मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शांति को कहाँ पाया जा सकता है? समाज में, धर्म में, स्वयं में, परिवार में? तो स्वयं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 96 में, इनमें से किससे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया था? गुलामों से आज़ादी। ठीक है, गुलामों से आज़ादी, इसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया था। नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? समाज और संवेदनाओं की नैतिक मूल्यों को अपना हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक है, तो 3rd नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गांधी जी विश्व नेता बने थे क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार थी। बिल्कुल सही ऑप्शन होगा 2nd। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता थी? सभी ने मानव कल्याण के कार्य किए, इज द राइट आंसर 2nd नंबर। नेक्स्ट फ्रेंड मूव करते हैं, हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है, पीयूष का विलोम शब्द पूछ रहे हैं। तो पीयूष का विलोम होगा विष। ठीक है, अमृत, क्षीर, नीर सारे इसके सेम हैं, तो विष जो है हमारा डिफरेंट वन है और पीयूष का जो है उल्टा जो है ये विलोम जो है वो विष होगा। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद हमें पूछ रहा है, भ्रष्ट प्लस आचार यानी भ्रष्टाचार, तो हमारा 1st नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट फ्रेम मूव करते हैं 102 की तरफ, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। ये हमारा समस्त भेदभाव दूर करके हम सुदृढ़ कर सकते हैं, तो ये हमारा जो है हमारी कविता के अनुसार सही ऑप्शन हो जाएगा, समस्त भेदभाव दूर करके। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए क्या कहा गया है? भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकेगा। आप क्वेश्चन को पढ़ करके कविता को दे सकते हैं। इसका आंसर, देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय कि देश में अशांति का वातावरण है। देश द्वेष का शमन क्यों किया जा सकता है? प्रेम के द्वारा किया जा सकता है। सही आंसर होगा हमारा सर नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 100 की तरफ, प्राथमिक स्तर को पढ़ना सीखना की शुरुआत करने के लिए आपकी सामग्री को महत्व देते हैं। वर्णमाला को सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वो किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा को लिखने का यह तरीका दर्शाता है स्ववर्तनी, राइट आंसर। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन करना वायोगोत्स्की का सिद्धांत था, नंबर 1st है, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्विभाषिता और डैश है उपलब्धियों का गहरा संकरात्मक संबंध पाया जाता है। सो किससे संबंध है? सर विद्युत से संबंध है। ठीक है, 4th नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, प्राथमिक स्तर को पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? हमारा भाषा प्रयोग के स्थान पर होगा। 101 हमारा है, 111 होगा, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है, उच्चारण की शुद्धता पर बल देता है। ऑप्शन नंबर 3rd इज द राइट आंसर। 112 है, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं, चिंतन और विचरण करते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि नाता न टूटे, यानी भाषा और प्रयोग का नाता न टूटे। 4th नंबर ऑप्शन 113 का सही ऑप्शन होगा। 114 में चलते हैं, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 115 हमारा है, कक्षा 1 में लिखने से प्रारंभ होता है, अक्षर लिखने से प्रारंभ होता है। ठीक है, भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 117 हुआ, पाठ्य पुस्तकों की रचनाओं में एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से और डैश व्यापक अनुभव स्तर से मौका देते हैं, जानने परखने जुड़ने का जो है मौका देते हैं। नेक्स्ट होगा, स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। ठीक है, ये हमारा आंसर 2nd हमारा राइट आंसर होगा। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। तो अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? ये चिंतन क्षमता के विस्तार से है। नंबर 4 फर्स्ट सही होगा।
120 क्वेश्चन है। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति को महत्व देंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमारे पास जो है इंग्लिश के तो क्वेश्चन हो गए हैं। तो इंग्लिश सेकेंड तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जो है फर्स्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे संस्कृत को मैं डिस्कस कर लूँगी आपके साथ, ठीक है। तो हम संस्कृत के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, संस्कृत क्वेश्चन हमारे पास यहाँ आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्कस आपको करा देती हूँ संस्कृत के कौन कौन से क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। हाँ, तो संस्कृत का जो पार्ट नंबर 2 था वो हम डिस्कस यहाँ करेंगे, ठीक है। संस्कृत का 121वां नंबर पार्ट। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो मैं नहीं चाहती इतना लंबा हो, बट मैं जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँगी। 121 नंबर क्वेश्चन है, दुर्बले जनेन शिलानोदकार्य कार्यरता भगवता किम अभीष्टम आसीत। इसका हमारा 4th नंबर ऑप्शन है शिलाया अपसारणा भवेतु इति। ओके। 122वां नंबर क्वेश्चन है, शक्तिहीनता कारण सा दुर्बला की न प्राप्तोनि स्म। भृति कार्यम होगा हमारा 4th नंबर ऑप्शन। निर्धना इति पदस्य विग्रह कृतम श्रेयात निरस्त धनम। ऑप्शन नंबर 2 होगा। 124वां का हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और 125वां का हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मैं आपको बताते चलती हूँ और आप देखते चलिएगा, ठीक है। अलंग चिंत्या इति वाक्याभिप्राय, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। दुर्बलाकाय मनुष्य कथम आसीत, निर्धना आसीत। नेक्स्ट चलते हैं 128 है, भगवता आदेशेन दुर्बलकानाय मनुष्य कादिनाम शलानोदनम अकरोत मास्त्रे यावत। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं 129 हमारा है, इसका होगा हमारा 3rd आंसर मातृ होगा। 130वीं का हमारा भोजन इच्छा आंसर सही होगा ऑप्शन। और 131 का हमारा जो है ये कर्मवाच्य सही होगा, 1st नंबर ऑप्शन। ग्रह भोजने न खादित्वा का बही अगच्छितम, इसका पुत्र आंसर 4th नंबर ऑप्शन सही होगा। 133वां का हमारा दुखिता यानी 2nd नंबर ऑप्शन सही होगा। 134 का हमारा जलमपी न पित्वा आसीत, 4th नंबर ऑप्शन राइट होगा। एंड 135 का हमारा पुत्र होता पितु काणी क्रीदिशा आसीत, इसका हृदय स्पर्शिका होगा हमारा 2nd नंबर ऑप्शन सही होगा। इसका फ्रेंड्स हमें आंसर नहीं मिल पाया है, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। आप देख लीजिएगा, अगर आपको पता होगा तो मैं बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 140 तरफ। 140 का हमारा 3rd नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और 141 का हमारा श्रवणांतरी विधित्या यानी कि फॉलो अप द लिसनिंग एक्टिविटीज़, हमारा 2nd आंसर सही होगा ऑप्शन। 142 में हमारा जो है 2nd ऑप्शन सही होगा, देख लीजिएगा। सो अभी चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। सो 143 हमारा जो है इसका हमारा ऑप्शन नहीं मिल पाया है, तो मैं इसे छोड़ देती हूँ। 144 का हमारा ऑप्शन का 2nd आंसर होगा वार्तालाप यानी इंटरेक्शन होगा। बालस्य भाषा दीर्घणे अधीनस्थकेषु कस्या भूमिका सर्व तो महत्वपूर्ण परिवारस्य, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 146 का प्रत्यक्ष पद्धति, इसका राइट आंसर होगा। और 147 का भाषा अधिगमन कृति ना महत्वपूर्ण, ये आत्मविश्वास होगा, 4th ऑप्शन सही होगा इसका। 148 का हमारा 4th ऑप्शन सही होगा। 149 का हमारा 2nd ऑप्शन सही होगा। और 150 का भी हमारा 2nd ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपने अच्छे से टिक कर लिया होगा। और अगर 1-2 क्वेश्चन जो हमारे छूट गए हैं उनको मैंने डिस्कस नहीं किया है, मैं कोशिश करूँगी कि उनका भी आंसर्स जल्दी प्रोवाइड करा दूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और मैं सेकंड पेपर का भी कोशिश करूँगी उसका कि मैं अपलोड कर सकूँ, ठीक है। तो वो भी 1 दिन में तैयार हो जाएगा करके, और मैं आपको सही आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और इसे सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जिसने भी सीटेट का पेपर दिया आप उसको कोशिश करिए कि आप उसे आंसर प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।